हेलो एवरीवन। आज जो मुझे सब्जेक्ट पसंद है मैं उसी के बारे में बात करूंगी, लेकिन इससे पहले चैनल प्रमोशन। डॉक्टर किरण पावा, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, समस्या लिख कर भेजिए। आंसर आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन अभी मैं एनालाइज पार्ट नहीं ले रही हूँ। और आप सबका थैंक्स मेरे लिए प्रे करने के लिए, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए, उसे सब्सक्राइब करने के लिए। आज हम बात करेंगे रावण की कुंडली की, और मैं द्विद्वादश भाव आपको बता रही हूँ कि राम की कुंडली कैसे लेनी है, राम और रावण की कुंडली। देखिए, रावण जो था वो सिंह लगन था, लगन में सूर्य और गुरु, उनके भी सारे प्लेनेट एक्सॉल्टेशन थे। शुक्र अपनी सब राशि में था। अगर आप उसमें कर्क लगन बना दोगे तो राम की कुंडली बन जाएगी, अगर सिंह लगन बना दोगे तो उसमें रावण की कुंडली बन जाएगी। उस समय राहु नीच का था, उनके 5th हाउस में, अगर राम की कुंडली उनके 6th हाउस में आ जाएगा। यानी हर प्लेनेट अपने से द्विद्वादश भाव में। लेकिन रामचंद्र जी के सारे प्लेनेट ही एक्सॉल्टेशन थे। मरकरी, वीनस, सूर्य, आप कोई भी भाव ले लो। और मैंने अपने हर वीडियो में बताया कि एक्सॉल्टेशन प्लेनेट अच्छे नहीं। आज बात करेंगे रावण की, कि रावण कंठस्थ जिसके पास वेद थे, उसका सबसे प्लस पॉइंट क्या रहा कि उसने अपनी सोल पर विजय पा ली थी। अपनी आत्मा पर विजय पाने के बाद जिस बंदे को कंठस्थ वेद याद हैं, वेदों को ज्ञाता थे, विद्वान थे, तो उन्होंने सबसे पहले भक्ति जो करी वो ब्रह्मा जी की करी, अमर तब हासिल करने के लिए। तो जब ब्रह्मा जी आए तो कहते तुम राक्षस योनि से हो, राक्षस हो, तो मैं तुम्हें ये वरदान तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारे नाभि में एक कलश रखा जाएगा अमृत का, लेकिन ये भेद किसी को मत बताना। लेकिन ये वो भेद उन्होंने बता दिया मदोदरी को और अपने भाई विभीषण को। उनका मार्स एग्जॉल्टेशन है कि मूल त्रिकोण राशि खराब हो रही है, 9th हाउस, वहाँ का कारक तत्व कौन है? गुरुदेव। वो घर तो खराब होगा, उसका कारक तत्व भी साथ में लेना है। रावण के अंदर इतना बल था कि उसने प्लैनेट को बांध कर उसको मूव ऑन होने के लिए भी बोला, क्योंकि उन्होंने रामचंद्र जी की कुंडली देख ली थी। उसमें उन्होंने देखा था कि उनका मृत्यु योग है, तो उन्होंने राम की मृत्यु के लिए 9 प्लैनेट को बांध लिया। उसके बाद वो जैसा कहते प्लैनेट वैसा करते, इतना बल था उनके अंदर। इसीलिए 9 प्लैनेट को जिसके अंदर पकड़ने की क्षमता, उसका बल खुद समझ सकते हो। लेकिन उनके पास दूसरी स्थिति थी कि उनके डाइटी शिव थे, और जितने अस्त्र और शस्त्र शिव ने उनको दिए युद्ध जीतने के लिए, वो इंद्र के पास भी नहीं। उसके बाद उनकी आराध्य देवी थी माँ बगलामुखी। कहते हैं कि जब रावण राम से लड़ने के लिए गए थे तो अपनी आराध्य देवी को साथ लेके गए थे, माँ बगलामुखी को। और ये वही 10 महाविद्या थी जब माँ पार्वती ने इन 10 रूपों को लिया था। राहु 5th हाउस में नीच का है, तो उनका एफर्ट कहाँ रहा? वेद, ज्ञान, पूजा पाठ, अपनी सोल पर अमरतब पाने के लिए। आप देखेंगे कि अगर 5th हाउस में राहु है तो उसकी दृष्टि कहाँ है? सीधा लगन पर है। डेविल जो कर सकता है, आम नहीं कोई भी कर सकता है। इसलिए राहु बहुत पावरफुल है, चाहे वो सतयुग था चाहे कलयुग है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर का पूछता है कि मैम हम एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, तो मैं सीधा उसका यही भाव देखती हूँ 1st, 5th, 9 और नवाश कुंडली में, कि वो प्रिडिक्टिव कितना है, कौन से नक्षत्र में बॉर्न है। मेरा परम नीच डिग्री पर है राहु, मूल नक्षत्र रूट, और लगन में बैठा है डेविल। इसलिए मैं इतनी हाई स्टडी करती हूँ कि जो मैं खुद को बोलती हूँ कि मैं एक एक पल जीऊँ हूँ इस पल में, तो तभी मेरा विश्वास बना, ऐसा नहीं बना मेरा विश्वास। अब बात लेते हैं रावण की, कि राहु उनका नीच, उनका एफर्ट वहाँ जाता था, लेकिन मंगल एक्सॉल्टेशन था, उनका शनि भी एक्सॉल्टेशन था। 3rd हाउस में, तो 3rd हाउस का कारक तत्व कौन है? मंगल। और मूल त्रिकोण राशि क्या होगी? 7th हाउस। पब्लिक और पत्नी सुख नहीं है।
कभी भी कोई पावरफुल प्लेनेट है, वो रामचंद्र जी की कुंडली है, चाहे बिल गेट्स की कुंडली है, चाहे सुष्मिता सेन की कुंडली है, चाहे किरण पावा की कुंडली है, चाहे वर्ल्ड में किसी की भी कुंडली है, वो अच्छी बात नहीं है। अगर आप रामचंद्र जी की कुंडली को देखो तो उनका सूर्य एग्जॉल्टेशन था, तो बचपन से उन पिता से वो दूर हो गए। उनका वीनस एग्जॉल्टेशन था, पत्नी से दूर हो गए। उनका मार्स एग्जॉल्टेशन था, भाइयों से दूर हो गए। उनका शनि एग्जॉल्टेशन था, तो 7th हाउस और 8th हाउस पब्लिक, उनको अपने राज्य का त्याग करना पड़ा। एक सिर्फ राहु नीच का था 6th हाउस में, तो रावण से युद्ध करना पड़ा। लेकिन नीच के प्लैनेट हमेशा फल देते हैं, क्योंकि 6th हाउस का डिस्पोज्ड गुरु एग्जॉल्टेशन था उनका। 6 क्या हो गया, 9 से 10 पिता का कर्म, पिता के प्रारब्ध की वजह से राम के साथ ये होना ही था। आपने पूरी कथा अगर पीछे की बड़ी होगी कि वृंदा का श्राप था भगवान नारायण को, क्योंकि जलंधर की मृत्यु के समय उन्होंने भी रूप धारण कर लिया था, तो वृंदा ने श्राप दिया था कि ऐसी तुम पत्नी वियोग पाओगे, और ऐसे ही ये बंदर जो आज तुम्हारी हेल्प कर रहे हो, उस समय तुम्हारी हेल्प करेंगे। आप कभी कथा पढ़िएगा, आपको लिंक मिलते जाएंगे। और दशरथ पर भी ये श्राप था कि उन्होंने जब श्रवण की मृत्यु हुई थी, तो उनके माँ बाप का कर्ज था। तभी कहती हूँ पहले 6, 8, 3rd और 12th हाउस देखो कि क्या पास्ट लाइफ से आप लेके आए हो। जब तक उसकी काट नहीं, आप जितनी मर्जी रेमेडी कर लो, कोई रिजल्ट नहीं आए, क्योंकि ये कर्म थ्योरी है। और जब से मैंने रावण की हॉरोस्कोप देखी है, तो मैं सोचती हूँ कि उनमें कितना बल था। बल इसीलिए था कि वो फोकस थे। मैं रावण की कुंडली से इतना इम्प्रेस हुई हूँ कि अगर वो प्लैनेट को बांधकर मूव ऑन होने के लिए बोल सकते थे। उनका सोचिए कि मरकरी है, वो एग्जॉल्टेशन बैठा हुआ है 2nd हाउस में 11th लॉर्ड होके, इसलिए कुबेर का खजाना उनके पास था। कुबेर को उन्होंने पैरों के नीचे रखा हुआ था। तो मतलब उनके अंदर इतनी ताकत थी, वो प्लैनेट को बोलते थे ना यहाँ चलना, वो वहीं चाल चलता था। और आज ऐसा कुछ नहीं। ऐसा इसलिए कि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है, वो भक्ति नहीं है, वो तप नहीं है, वो बल नहीं है। हम क्या है, पढ़ी हुई चीज़ को आज पढ़ के जब बताते हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं। सोचो कि कितनी इंटेंस पावर थी रावण के अंदर। लेकिन वो पावर्स लाए कहाँ से थे कि पहले उन्होंने अपने ऊपर जीत हासिल करी, उसके बाद शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान। लेकिन उनको एक ही चीज़ नहीं मारा, सूर्य था ना, उनको उनकी ईगो नहीं मारा। आप देखिए लगन में गुरु और सूर्य इकट्ठे थे, तो सूर्य कैसा भी हो, किसी का भी वर्ड वाइड में उसमें ईगो जरूर होती है। तो उनको उनकी मैं ने मारा कि मेरे जैसा विजेता, मैं कैलाश पर्वत उठा सकता हूँ, मेरे को कोई हरा नहीं सकता, ये बात मैंने उन्हें मारा। देखिए इस कॉन्सेप्ट को लेने का था मैसेज। मेरे 2 ही थे कि आप लोगों के अंदर बड़ी मिथ्स हैं चीज़ों को लेकर, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। मंगल उच्च का बैठा है मैडम, शनि उच्च का बैठा, बहुत खुश होते हैं, इसमें कोई खुशी की बात नहीं है। नीच का प्लेनेट जितना बैठेगा उसमें आप अपने आप एफर्ट डाल दो। यही मैं इसलिए ये वीडियो बनाई है कि आप समझो द्विद्वादश भाव, किसी एक का लॉस्ट, किसी एक का प्रॉफिट। अगर सिंह लगन है तो 12th हाउस में चंद्रमा है, और आगे रावण क्या हो गया, सिंह लगन। अगर आप राम की कुंडली लेंगे तो आगे कौन हो गए, 2nd भाव में रावण हो गया और लगन में राम हो गए। लेकिन दोनों का फायदा नहीं होगा, एक का लॉस एक का प्रॉफिट, डिपेंड ऑन गोचर महादशा। द्विद्वादश भाव बोलते हैं, यानी एक को मिलना है, एक को नहीं मिलना है। तो ये मैं मैच मेकिंग में बहुत ध्यान रखती हूँ। लेकिन आप लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं हो, इसलिए आम भाषा में मैं आपको समझाना जा रही हूँ कि उस समय सत्य युग की ये एस्ट्रोलॉजी है, जिसको आप लोग बिल्कुल सीरियस नहीं लेते। बहुत एहसान करते हो कि किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी डिटेल्स भेज दी, उसके बाद उसने क्या कहा सुना ही नहीं आप लोगों ने। अगर वो सच बोलते तो आपके पास थैंक्स का नहीं है, क्योंकि आपको सबको राजा बनना है रातों रात, वो भी चमत्कार चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मैंने अपनी बहुत वीडियोस में बोला है। अब मुझे बोलने में भी लगता है कि मैडम एक ही बात को कितनी बार बोलती है। मैं बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं आप लोगों के अंदर एक चेंज देखना चाहती हूँ कि ये हमारा ही सच है, ये हमारा ही मैप है, हमारे ही कर्म है, हम नहीं काटने हैं। और उसमें जहाँ गलती है उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है।
और मैं कभी भी कोई जब रेमेडी करती हूँ, अभी जैसे भृगु संहिता पढ़ रही हूँ, अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई, तो उसकी मैं रेमेडीज़ आपके पास शेयर करूँगी, लेकिन उसका रिज़ल्ट का मुझे बहुत इंतज़ार। पढ़ाई करने से कोई महान नहीं बनता, आप कितना किसी का भला कर सकते हो, वो रेमेडी कितनी वर्थफुल रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ के बोल देना और आपने उस पर रिसर्च नहीं करी, ये भी गलत बात है। इसी तरह आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, अगली बार मिलते हैं अच्छी बात के साथ। बाय।